नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 4 अध्याय दिए हुए हैं। उन 4 अध्यायों में से 3 अध्यायों का अध्ययन हमने कर लिया है। पहली मनोहर श्याम जोशी की एक कहानी है सिल्वर वेडिंग। दूसरा है जूझ, आत्मकथात्मक उपन्यास अंश है आनंद यादव का। तीसरा है अतीत में दबे पांव, जो यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो कि राजस्थानी लेखक ओम थानवी की रचना है। इस पुस्तक का चौथा और अंतिम अध्याय है डायरी के पन्ने। उसका शीर्षक है डायरी के पन्ने। तो यह डायरी लेखन की विधा में, हिंदी साहित्य में डायरी लेखन की विधा का रूप है। एक उदाहरण हमें पढ़ने को इसमें मिलेगा। इसमें जर्मनी की एक लड़की है एन फ्रैंक। उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। उस डायरी को ही अपने पाठ्य पुस्तक में उसके कुछ अंश यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो उसे डायरी के पन्ने नामक शीर्षक में लिखा गया है और इसकी लेखिका है एन फ्रैंक। तो पहले हम थोड़ा लेखिका के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका जो पाठ डायरी है उस डायरी का मैं थोड़ा पाठ परिचय पढ़ लेंगे। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में और मृत्यु हुई नाजियों के यातनागृह में 1945 के फरवरी या मार्च महीने में। तो जन्म 1929 में हुआ और मृत्यु 1945 में। तो लगभग 16 साल तक जीवित रही है। तो ऐसा मान लो कि आपसे भी कम उम्र में या लगभग आपकी उम्र में, मान लो कि आपकी उम्र में इन्होंने ये डायरी लिख ली और उसके बाद में जर्मनी में चलाए जा रहे नाजियों के यातनागृह में इनकी मृत्यु हो गई। जर्मनी में जब हिटलर का शासन आया था तो उसने यहूदियों का नाश करना शुरू कर दिया। कैंप लगाए, उसमें यहूदियों को बड़ी भारी संख्या में मारा जाता था। आपने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और अगर पढ़ना है तो नेट के माध्यम से थोड़ा इसके हिटलर के बारे में आप थोड़ा बहुत जान लोगे तो ये कहानी पढ़ने में आपको थोड़ा, ये डायरी पढ़ने में आपको थोड़ा आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। आपने जब सामाजिक में, इतिहास में, सब्जेक्ट विषय में कुछ पढ़ा होगा तो थोड़ा हिटलर के बारे में तो सभी कुछ जानते हैं। तो उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार की थी, उसका व्यवहार किस प्रकार था। तो वह नाजियों को नाश करता था। नाश करना मतलब उनको ऐसे में मृत्यु, कैंप लगा करके ट्रेन भर करके यहूदियों की, और उनको मृत्यु के घाट उतार देता था। बहुत जगह तो ऐसे हैं कि मतलब एक कमरे के आकार के चप्पलों के ढेर मिले हैं। सामूहिक रूप से उनका संहार किया जाता था। तो ये भी एक यहूदी लड़की थी। तो इसका भी नाजियों के कैंप में 1945 में इसको मार दिया गया। उसके बाद में इसका कुछ पता नहीं चला, लेकिन इसकी एक डायरी मिली जो इसकी मृत्यु के बहुत समय बाद में प्रकाशित में आई की थी। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। अब तक जितनी भी किताबें सबसे अधिक पढ़ी गई हैं उनमें से ये भी एक डायरी है। मूलतः डच भाषा में 1947 में मृत्यु के बाद 1947 में 45 में मृत्यु हुई और 47 में प्रकाशित हुई। ये कृति अंग्रेजी में द डायरी ऑफ द यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। डच में 1947 में और अंग्रेजी में 1952 में प्रकाशित हुई। तब से इसके संपादित, असंपादित, आलोचनात्मक, विस्तृत अनेक तरह के संस्करण आ चुके हैं। इस पर फिल्म, नाटक, धारावाहिक इत्यादि का निर्माण हो चुका है और यह डायरी किसी न किसी रूप से लगातार चर्चा में रही है। तो सबसे पहले डच भाषा में इसे 1947 में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद में 1952 में ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद में इसमें फिल्म, नाटक, धारावाहिक बहुत से निर्माण हो चुके हैं और लगातार इसका किसी न किसी रूप में प्रकाशित किया जाता रहा है। अब देखते हैं डायरी के पन्ने। यह डच भाषा में 1947 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक से 1952 में प्रकाशित हुई। डायरी के पन्ने नाम से यहाँ उसके कुछ अंश दिए जा रहे हैं। आपने तो पता ही है कि जब डायरी लिखते हैं तो तारीख वाइज, दिनांक वाइज लिखते हैं कि आज ये प्रमुख घटनाएं अपने जीवन में हुई हैं। तो यहाँ पर बीच बीच में से कई पन्ने गायब हैं, यानी जो डायरी अपने पढ़ेंगे, इस
पाठ्य पुस्तक में वह लगातार नहीं है, उसमें कुछ पन्ने छूट रहे हैं। तो जो मुख्य अंश हैं, कुछ अंश हैं, वही हमें पढ़ने को मिलेंगे। युद्ध के चलते इतिहास बनते हैं, बदलते हैं और बिगड़ते भी हैं। युद्ध से भौगोलिक नक्शा बदल जाता है। कई बार खास इलाकों के मनुष्यों, जाति और संस्कृति का नामो निशान समाप्त कर देता है युद्ध। युद्ध का दंश कई पीढ़ियों को भी झेलना पड़ता है, जैसे जापान में कैसे, जापान में परमाणु बम गिरे थे हिरोशिमा और नागासाकी पर। तो उस युद्ध का दंश, उस युद्ध का दुख, उस युद्ध की पीड़ा कई पीढ़ियों तक को झेलनी पड़ती है। परमाणु बम से जो दुष्प्रभाव होते हैं वे उसी समय नहीं, उसके बाद में जन्म लेने वाली पीढ़ियों में भी उस युद्ध का दुष्प्रभाव सामने आता है। 1933 के बाद मार्च महीने में फ्रैंकफर्ट के नगर निगम चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी की जीत के तुरंत बाद वहां यहूदी विरोधी प्रदर्शनों ने जोर पकड़ा। तब फ्रैंक परिवार ने अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना बसेरा मतलब निवास स्थान नीदरलैंड, दूसरा देश के एम्स्टर्डम शहर में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, किंतु मई 1940 में नीदरलैंड्स पर जर्मनी का कब्जा होने के बाद हालात बिगड़ने लगे। यानी जर्मनी के रहने वाले थे, फ्रैंक परिवार है, ये जो फ्रैंक परिवार है ये जर्मनी का रहने वाला था, लेकिन जर्मनी में नगर निगमों में हिटलर की नाजी पार्टी विजय हुई और वहाँ पर यहूदी विरोधी प्रदर्शन होने लगे, यहूदियों का विरोध किया जाने लगा। तो उन्होंने जर्मनी को छोड़ करके और नीदरलैंड में अपना निवास स्थान बनाया। लेकिन जब 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ और 1940 में नीदरलैंड पर भी जर्मनी का अधिकार हो गया, तो वहाँ पर भी हालात बिगड़ने लगे। यहूदियों के उत्पीड़न का दौर शुरू हो गया। उन्हें तरह तरह के भेदभावपूर्ण अपमानजनक नियम कायदों को मानने के लिए बाध्य किया जाने लगा। इन परिस्थितियों के बीच फ्रैंक परिवार 1942 के जुलाई महीने में अज्ञातवास पर चला गया। अज्ञातवास मतलब किसी को पता नहीं था वह कहाँ गायब हो गया, क्योंकि ये यहूदी थे, यहूदियों का पकड़ के उनका अपमान कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव कर रहे थे। तो ये अज्ञातवास में चले गए, जिसकी योजना तो पहले ही बनाई जा चुकी थी, लेकिन उसका तात्कालिक कारण बना एन की बड़ी बहन मार्गोट। एन की बड़ी बहन का नाम क्या? मार्गोट। तो मार्गोट को सेंट्रल ऑफिस फॉर जूश इमिग्रेशन, जर्मनी का एक सरकारी कार्यालय से आया बुलावा। तो वहाँ से इसका बुलावा आया एन की बड़ी बहन के लिए। एक युवती के लिए इस बुलावे का खतरनाक मायनों को देखते हुए फ्रैंक परिवार ने तत्काल गोपनीय स्थान पर जा छुपने का निर्णय लिया और वे अपने बदन पर कपड़ों की कई तहें जमाए, क्योंकि साजो सामान लेकर निकलना उन्हें संदेहास्पद बना देता। पैदल, क्योंकि यहूदियों को किसी सवारी पर चलना मना था, उस जगह के लिए निकल पड़े। देखो कैसे अपने घर से कैसे गए। अगर पूरा सामान लेकर के निकल रहे हैं वहाँ से, तो उनको रोक लिया जाता कि इतना सामान लेकर के ये जर्मनी छोड़ करके जा रहे हैं या नीदरलैंड छोड़ करके किसी दूसरी जगह छिपने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें जाने नहीं देते थे सामान लेकर के। तो उन्होंने क्या किया कि एक शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, उसके ऊपर पांचवी, नीचे पैंट पहनी तो एक के ऊपर 3-4 पैंट पहनी। उस प्रकार के ज़्यादा कपड़े पहन करके अपने साथ कपड़े लेकर के उस स्थान से पैदल ही निकले, क्योंकि यहूदी किसी सवारी पर नहीं बैठ सकते थे। देखो इस प्रकार का थोड़ा सा नमूना हम आज भी देख सकते हैं। कैसे अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान का शासन हो गया है, जो कंधार का एयरपोर्ट है वहाँ पर तो ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर तालिबान का कब्जा है। तो तालिबानी उससे ही अंदर जाने दे रहे हैं जो अफ़गानिस्तान का नहीं है। अफ़गानिस्तान के लोगों को बाहर जाने से रोक रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, उनको गोली भी मार रहे हैं। अभी कल ही अखबार में पढ़ा था कि भारतीयों को भी, जो सिख और हिंदू दल एक वहाँ पर उसमें गुरुद्वारे में ठहरे हुए थे, उस गुरुद्वारे से जब वो एयरपोर्ट के लिए आ रहे थे तो 60-70 सिखों को ये कहकर रोक लिया गया कि ये सिख नहीं है,
ये अफ़गानिस्तान के लोग हैं और वहाँ से उन्हें थाने ले जा करके उनकी पूरी आईडी वगैरह चेक की गई थी, तो वहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को। तो इसी प्रकार जो जर्मनी के लोग थे उन्हें भी वहाँ से निकलने नहीं देते थे पहले। ये जगह थी ओटो फ्रैंक के दफ्तर के भवन में पिछवाड़े की 2 मंजिलें, जिन तक पहुंचने की सीढ़ियां अलमारियों की एक कतार के पीछे छिपी थी। तो किसी को पता नहीं था कि रास्ता वो कहाँ से जाने का है। यहाँ 2 मित्र परिवारों के 4 और सदस्य उनके साथ रहने आ गए। इन 8 अज्ञातवासियों को फ्रैंक साहब के ऑफिस में काम करने वाले ईसाई कर्मचारियों की भरपूर मदद मिली और वे 2 साल से कुछ ज़्यादा ही वक्त काट ले गए। 4 अगस्त 1944 को किसी की दी हुई जानकारी के आधार पर गेस्टापो हिटलर की एक खुफिया पुलिस थी ने इन्हें गोपनीय स्थान पर छापा मारा। सभी लोग नाजियों के हत्थे चढ़ गए और उन्हें यहूदियों के लिए बने यातना गृह में भेज दिया गया। यानी हिटलर की जो गुप्तचर पुलिस है, खुफिया पुलिस है, गेस्टापो, उसने यहाँ पर छापा मारा और इन सभी को पकड़ लिया गया। महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों के हाथ जर्मनी की पराजय के बाद जब यातना गृहों में कैद यहूदियों को आज़ाद कराया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो गई थी, तो पराजय के बाद जब यहूदियों को आज़ाद कराया गया 1945 में, तब फ्रैंक परिवार के सदस्यों में से सिर्फ पिता जीवित रह गए थे। यानी और जितने भी परिवार के सदस्य थे उन सब की उन यातना गृहों में मौत हो गई, जिसमें उनकी लड़की भी थी, मार्गोट और एन फ्रैंक। नाजियों की सांप्रदायिक नस्ली घृणा ने, यानी संप्रदाय के आधार पर, नस्ल के आधार पर घृणा की आग ने जिन लाखों निर्दोष यहूदियों की आहुति ली, उनमें अपनी माँ और बहन के साथ एन भी शामिल थी। यानी ये 2 बहन और इनकी माँ, इन तीनों को ही यहूदी यातना गृह में मार दिया गया, सिर्फ इनके पिता जीवित रहे। एन फ्रैंक की बहुचर्चित डायरी 2 साल उसी अज्ञातवास के दरमियान लिखी गई थी। देखो, मतलब एक 13-14 साल की लड़की, 42 में वो अज्ञातवास चले गए थे 13वें जन्मदिन पर। अपने 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 को वह डायरी मिली। उसी डायरी में उसने लिखना शुरू किया। तो एक 13 साल की लड़की के विचार किस प्रकार के थे, वह छुप करके रहते थे, उसमें अज्ञातवास में किस प्रकार का समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था, ये सब हम इस डायरी में देखेंगे। तो उसके 13वें जन्मदिन पर जब उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली नोटबुक दी गई, तभी उसने तय कर लिया था कि इस नोटबुक में वह अपनी डायरी बनाएगी। इस नोटबुक को क्या बनाएगी? अपनी डायरी बनाएगी। डायरी उसने उपहार में ही मिली एक गुड़िया किट्टी को संबोधित करके लिखनी शुरू की। एक गुड़िया थी किट्टी, तो वो किट्टी को संबोधित करती थी, गुड़िया को। गोपनीय जीवन की तब शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन महीने भर के अंदर वह नौबत आन पड़ी। यानी उसके जन्मदिन के 13वें जन्मदिन के 1 महीने के बाद में ही उसे अज्ञातवास में जाना पड़ा था। एन का डायरी लिखना जारी रहा। आखिरी हिस्सा उसने 1 अगस्त 1944 को लिखा, 1 अगस्त 1944 को। उसके 3 दिन बाद वह दूसरे 7 लोगों समेत नाजी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। छुप कर रही थी, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। संयोग से उसकी डायरी पुलिस के हाथ नहीं लगी और यातनागृह से जीवित निकल आने वाले ओटो फ्रैंक, उसके पिता ने जब उसे पढ़ा तो वे अपनी छोटी सी बिटिया के लेखन की गहराई और नाजी दमन के दस्तावेजों के रूप में, यानी नाजी ने उसका किस प्रकार दमन किया, उसके एक दस्तावेज, एक सबूत के तौर पर उसके लेखन के महत्व के कायल हो गए। उन्होंने हर संभव कोशिश करके 1927 में इस डायरी को प्रकाशित करवाया और स्नेह धीरे धीरे ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की सूची में शामिल हो गई। ये डायरी इतिहास के सबसे आतंकप्रद और दर्दनाक अध्याय के साक्षात अनुभव को बयान करती है। देखो, आप भी इस दौर को देख रहे हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, जिस प्रकार के अफ़गानिस्तान के लोग, अफ़गानिस्तान की औरतें, अफ़गानिस्तान की लड़कियां जिस आतंकवाद को, जिस दर्दनाक समय को महसूस कर रही हैं, वैसा ही समय
इतिहास में जर्मनी ने यहूदियों के लिए करवाया था। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। तो यहाँ पर किसी इतिहासकार ने नहीं बताया है कि नाजियों ने यहूदियों पर किस प्रकार का अत्याचार किया। यहाँ पर एक भोक्ता ने, भोक्ता मतलब जिसने दुख को भोगा है, जिसने उन संकटों को, उन कष्टों को महसूस किया है, उसने कैसा देखा है, उसी निगाह से हमें देखते हैं। और ये भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले दूसरों से पूरी तरह अछूती भी है। यानी कोई व्यक्ति जब उम्रदराज होता है तो उसकी एक निश्चित अवधारणा बन जाती है, लेकिन जब वो कोई 14-15 साल का एक बालक होता है या बालिका होती है तो उसके मन में कोई स्थायी भाव नहीं होते हैं। वह जैसा महसूस करता है वैसा ही लिखता है। तो समय के साथ वाले जो दूषण हैं, यानी जो बुरी बातें हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे वह अछूती है, उनसे वह बची हुई है। इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद में इसका परिचय देते हुए ठीक ही लिखा गया है। क्या लिखा है? इस हिंदी अनुवाद में क्या लिखा है? इस डायरी में भय, आतंक, भूख, प्यार, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफ़ें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग थलग पड़ जाने की पीड़ा, क्योंकि अज्ञातवास में थे, मानसिक और शारीरिक ज़रूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यानी ये सभी भावनाएं हमें इस डायरी के पन्नों में पढ़ने के लिए मिलेंगी। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। तो यहूदियों पर नाजियों ने क्या क्या जुल्म ढाए थे, उनका एक जीता जागता रूप इस डायरी के पन्ने में हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये डायरी के पन्ने जो हम पढ़ेंगे उसका एक थोड़ा सा परिचय मात्र था। कल से हम इस डायरी का अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम इस डायरी के पन्ने पढ़ने शुरू करेंगे। जो पिछला पाठ मैंने पढ़ाया था अतीत में दबे पाँव, इसका गृह कार्य भी बहुत बच्चों ने करके नहीं भेजा है, तो उसको गृह कार्य को पूरा करें और मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें, ताकि अगला अध्याय में आपका गृह कार्य बकाया नहीं रहे, साथ साथ गृह कार्य करते रहें। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का अध्ययन कल करेंगे। धन्यवाद।